तो छठे प्रकार का मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके तहत आपको केवल एक ही अनुच्छेद मिलेगा, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि राज्य आपका मौलिक अधिकार छीनता है या हनन करता है ना, या वॉयलेट करता है। तो आपको एक और मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाएं और सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा, और यदि पुष्टि हो जाएगी कि आपका मौलिक अधिकार वास्तव में छीना गया है तो सर्वोच्च न्यायालय आपके उस मौलिक अधिकार को आपको प्रवर्तित करवाएगा, यानी कि लागू करवाएगा, इस सामान्य शब्दों में आपको वापस दिलवाएगा। ठीक, तो चूंकि इकलौता अनुच्छेद नहीं है 32 की आप मौलिक अधिकार के छीने जाने की स्थिति में आप न्यायालय जा सकते हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि मौलिक अधिकार के छीने जाने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जाना आपका एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 32 वो भाग 3 में है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं। अच्छा, अब इसी लाइन में एक बारीक सा पेच है। चूंकि अनुच्छेद 32 आपका एक मौलिक अधिकार है, आप सर्वोच्च न्यायालय गए तो सर्वोच्च न्यायालय आपको मना नहीं कर पाएगा, जबकि हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट आपको उस पिटीशन को लेने से मना कर सकता है। और क्या कि भैया बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत सारे बर्डन है और हम आपका ये पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा हाई कोर्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अनुच्छेद 226 आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 32 आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई टू एक्सेप्ट योर पिटीशन। तो सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकार से संबंधित उस जो पिटीशन आप फाइल करेंगे उसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है? यहीं पर एक और बात बता देता हूं जहां से प्रश्न बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय आपका मौलिक अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है और विधिक अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। तो अभी इस अवस्था को देखोगे आप, तो क्या मैं कह सकता हूं कि द रिट जुरिडिक्शन of an high court, of a high court is wider than that of Supreme Court? मतलब उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत है। सही बोल रहा हूं? दिख ही रहा है आपको साफ साफ। लेकिन क्या यह हमेशा रहेगा? नहीं। देखिए, ये अधिकार ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो हाई कोर्ट है, इनकी जो शक्तियां हैं, इनका जो क्षेत्राधिकार है, जो जुरिस्डिक्शन एरिया है ना, न्याय क्षेत्र है, मतलब कहां कहां तक कौन कौन से केस कहां कहां जाएंगे, किनके अधिकार में, इसको क्या बोलेंगे? न्याय क्षेत्र, है ना। तो ये जो न्याय क्षेत्र है, क्या ये फिक्स रहेगा? एक तो संविधान जो बना, संविधान ने शक्तियां दे दी, सुप्रीम कोर्ट को दे दी, हाँ भैया ये तुम्हारी शक्ति है, हाई कोर्ट को दे दी, हाँ ये तुम्हारी शक्ति है, ठीक। लेकिन क्या इनकी शक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं? हाँ, बढ़ाई जा सकती, कम नहीं की जा सकती। जो संविधान ने इनको शक्ति दी है ना, वो कम नहीं की जा सकती, लेकिन बढ़ाई जा सकती है और इनका न्याय क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और इनको शक्तियां दी जा सकती हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर और शक्तियां देनी हो तो कौन दे सकता है? ये सवाल है। संसद एक बिल लाएगी, विधेयक लाएगी, संसद के दोनों सदनों में पारित होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, अधिनियम बन जाएगा और उस अधिनियम, उस कानून के माध्यम से संसद को
जुरिस्डिक्शन एरिया को बढ़ाया जा सकता है, न्याय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं। ये क्लियर है। अब आते हैं उच्च न्यायालय के लिए। उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या बढ़ाई जा सकती हैं? हाँ, इसकी भी बढ़ाई जा सकती। अब सवाल ये है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति कौन कौन बढ़ा सकता है ना? कौन कौन बढ़ा सकता है? परिषद, हाँ, संसद, बिल्कुल बिल्कुल, संसद संविधान में संशोधन कर सारे उच्च न्यायालयों की शक्ति बढ़ा सकता है। लेकिन जिस राज्य का वो हाईकोर्ट है, उस राज्य की विधानमंडल भी इस प्रकार से एक अधिनियम बनाकर और शक्तियां दे सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए केवल संसद और हाई कोर्ट के लिए संसद भी शक्तियां बढ़ा सकती हैं, और और संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है वो भी एक अधिनियम बनाकर हाई कोर्ट की शक्तियों को बढ़ा सकता है, उनके जुरिस्डिक्शन एरिया को बढ़ा सकता है। ये बात स्पष्ट है एकदम। कैसे नोनीत दोनों को अब पकड़ने लगे हो गाड़ी? हाँ, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय तो स्वयं ही तो अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। नहीं, स्वयं से नहीं बढ़ा सकता। ये जैसे कि नीति का संस्था व्याख्या जब किया तो अपनी शक्ति तो बढ़ा रहे। अरे वो देखो, वो अलग चीज़ है। वो जो तू बोला, तेरा सवाल बहुत जेन्युइन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति कैसे बढ़ा ली। देखो, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है, राज्य के हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। ठीक, मतलब संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी प्रावधान में यदि कोई प्रश्न उठ जाए, है ना, किसी व्याख्या की आवश्यकता हो, तो दोनों का अधिकारी दोनों व्याख्या कर सकते हैं कि वास्तव में संविधान क्या कहना चाह रहा है। ठीक, हाई कोर्ट ने व्याख्या किया, आप असंतुष्ट हो तो आप अपील करोगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, है ना, और सुप्रीम कोर्ट फिर व्याख्या करेगा कि वास्तव में संविधान, ये प्रश्न जो आपने उठाया है, ये जो उठा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्याख्याकार है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के बाद किसी और को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन देगा वो लास्ट होगा, फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। क्लियर है? मतलब बाध्यकारी होगा और वो अंतिम व्याख्या होगी। ये बात तो क्लियर है। अभी हुआ ये कि जो सवाल उठाया, हालांकि अभी यहाँ का सवाल नहीं है, लेकिन अब जो बोलने वाला फिर भी उसको सुन सकते हो। देखो, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 कोई मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 को पढ़ा और अनुच्छेद 226 को मिलाकर पढ़ा। अनुच्छेद 226 में जो था और अनुच्छेद 13 में जो विषय वस्तु थी उसको मिलाकर पढ़ा और व्याख्या किया कि देखिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अधिकार हमें है। देखो, समझो, संविधान इन दोनों को, अब पहले मैं आता हूँ वहाँ से क्रक्स से। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, आप हिंदी में उसके लिए दो शब्द आ सकते हैं, न्यायिक समीक्षा शब्द आ सकता है और न्यायिक पुनरावलोकन शब्द आ सकता है। तो न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके किसके पास है? एक सवाल, सबसे पहले बेसिक सवाल, हमारे यहाँ न्यायालय आप जानते हो ना, जिला स्तर से फिर राज्य स्तर फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो ये जो न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे किसे है? तो हाई कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट की, केवल दो ही लोगों को है। जिला स्तर पे जो कोर्ट है ना, ये लोकल कोर्ट, इसको नहीं है। ठीक, लोकल ही हो गया ना। हाँ, फैमिली, अच्छा, न्यायिक समीक्षा। अब बहुत लोगों को न्यायिक समीक्षा क्या होता है नहीं पता होगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या होती है, किसको किसको नहीं पता है? एकदम ईमानदारी से हाथ उठाया करो। हाँ, चलो देखो, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत न्यायालय, अब दोनों को है तो मैं केवल न्यायालय बोल रहा हूँ ना। न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए किसी विधि, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश
कि संवैधानिकता की जांच कर सकता है। संवैधानिकता की जांच मतलब संविधान के अनुकूल है कि नहीं, संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, समझ गए। विधायिका द्वारा बनाए गए किसी विधि, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और यदि वह आदेश संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के विरुद्ध है, तो उसे असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए शून्य घोषित कर देगा। शून्य कर देगा मतलब रद्द हो जाएगा। अब इस थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए है? विधायिका, देखो विधायिका दो प्रकार की विधायिका है हमारे यहाँ, है ना। एक तो केंद्रीय विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं, और एक राज्य में भी विधायिका होती है जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं ना। ये हालांकि ये सब बेसिक क्लास में मेरे स्पष्ट है, जो किया होगा उसको स्पष्ट आ रहा होगा, जो नहीं किया होगा उसे वो क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन चिंता मत करो, बेसिक क्लास आज कल होगी, है ना। ठीक, मैं बताऊंगा अभी समय, याद दिलाना, मैं समय बताऊंगा। अच्छा, तो इन्होंने विधि बनाई, इनका काम क्या है, विधि बनाना। संसद जो विधि बनाएगी वो पूरे भारत के लिए होती है, और किसी राज्य की विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर जो विधि बनाएगी, जो एक्ट बनाएगी, जो लॉ बनाएगी, वो केवल उस राज्य के लिए होता है। जैसे छत्तीसगढ़ विधानमंडल अगर कोई विधि बनाएगी तो केवल छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा, और संसद जो विधि बनाएगी वो छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में होगा। इतना ही समझो अभी। तो इन्होंने कोई विधि बनाई, और विधि जो है भाई संविधान का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, संविधान सर्वोपरि है। तो संसद कोई विधि बनाएगी तो वो भी संविधान के प्रावधानों के अंदर होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो अगर संसद ने या किसी राज्य की विधानमंडल ने कोई विधि बनाई और संविधान के विरुद्ध जा रहा है, तो फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय उसकी संवैधानिकता की जांच करेगी, मतलब जांच करेगी कि संविधान के अनुरूप है कि नहीं। और अगर जांच में पुष्टि हो गई कि भैया फलाना विधि जो है वो संविधान के उल्लंघन कर रही है, तो फिर न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत न्यायालय को ये शक्ति है कि वो विधायिका द्वारा बनाए गए विधि को असंवैधानिक करार देते हुए उसे शून्य घोषित कर दे, मतलब रद्द कर दे। क्लियर है? अच्छा, फिर कार्यपालिका भी बोला मैंने, है ना। नए स्टूडेंट जो बैठे होंगे उन्हें कार्यपालिका भी समझ में नहीं आया, वो बेसिक में समझ जाओगे आप, लेकिन फिर भी अभी समझा देता हूँ। संसद का काम है विधि बनाना, है ना, और संसद इस विधि को, इनका काम केवल विधि बनाना है, लॉ बनाना है, एक्ट बनाना है पार्लियामेंट का। इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है, एग्जीक्यूटिव विंग का होता है। किसका होता है? एग्जीक्यूटिव, है ना, जिसमें राष्ट्रपति शामिल हैं, जिसमें मंत्री परिषद शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल है। ध्यान होगा, ठीक। ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने कानून बना दिया, अब ये लोग उस कानून को पूरे भारत में लागू करना है। ये सब क्या करेंगे, ये लोग आदेश जारी करते हैं, आदेश उसे लागू करवाने के लिए मंत्री से अब क्या करते हैं, ये जाके थोड़ी रोड खोदेंगे, है ना, ये पैसे का गबन कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये काम नहीं करेंगे जाके वहाँ पर। और जो थोड़ा बहुत ड्रामा होता है वो केवल राजनीतिक। अभी आप शिवराज सिंह चौहान का ड्रामा देख रहे होंगे, एक कहीं पर कोई पेशाब कर दिया था किसी के ऊपर ना, तो शिवराज सिंह चौहान उसको बुला के बाकायदा पाँव धो रहे हैं, और पाँव अकेले बंद कमरे में नहीं धो रहे हैं, पूरा कैंप, ये पूरी मीडिया आई हुई है, खिचिक फोटो खींच रही है उसके ऊपर से। आओ अच्छा, उस सबसे पहले उस व्यक्ति को पहले इनके आदमियों ने रगड़ के निरमा से धोया है। बता रहा हूँ तुमको, देखना एकदम चमक रहा है वो आदमी। हाँ, पहले रगड़ के 2-4 आदमी लगाए गए निरमा से, रगड़ रहे उसको पूरा, एक भी मैल नहीं होना चाहिए। फिर वाला बैठा दी से एकदम नवा कपड़ा पहने आके, और पाँव धो रहे हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के ट्रिक हैं ये सब, है ना, और जनता बेवकूफ़ बनती है। देखना उसमें कमेंट आएगा, शिवराज सिंह चौहान भगवान है ना, गरीबों के मसीहा हैं, ऐसे चलने लगेंगे। तो ये सोचो, बस ये देखो, तो भाई विधायिका ने जो विधि बनाई,
कार्यपालिका ने उस विधि को लागू करने के लिए जो आदेश जारी किए, इन दोनों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत न्यायालय को है। समझ गए? और किसको किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को है, और उच्च न्यायालय। यहाँ क्यों आया मैं? हैं? नहीं तो न्यायिक समीक्षा कैसे आया? हाँ, यस यस यस, और वो पूछे रही कोच कौन, कोई कोच के रीस। मैं वही सोचा कि यहाँ पे न्यायिक समीक्षा कैसे आ गया। नहीं तो ये मुद्दा ही नहीं आना था ना, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। कोई कौन पूछा था? अच्छा, ये पूछा था। ठीक ठीक। हाँ, अभी तेरा समझ में आया तेरे को कि सर्वोच्च न्यायालय ने, अबे तेरे लिए ही आया था यहाँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन ये किया था कि अरे पगले तेरा सर्वोच्च न्यायालय स्वयं हाँ अपने अधिकारों को बढ़ा सकता है ये बढ़ा लिया ना न्यायिक समीक्षा व्याख्या करके। हाँ, वही तो मैं बताया सर, तो उसमें वो बताए नहीं थे कर कैसे बता रहे। अच्छा, लेकिन तेरे प्रश्न का उत्तर मिला ना। मैं भूल गया था कि मैं न्यायिक समीक्षा में कैसे आया। तो तूने प्रश्न पूछा तो कोच का तू था, वो भूल गया था मैं। नए छात्रों की वजह से आप नहीं बोल। अबे मेरा काम है साला, मैं केवल ऐसे ही बोल दूं हाँ बढ़ा सकता है, फिर बोलेगा कैसे बढ़ा सकता है, तो बता ही नहीं। तो अभी समझ में है ना क्या कैसे। हाँ देखो, ये न्यायिक समीक्षा ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे आएगा, हालांकि जब हम न्यायालय पढ़ेंगे ना तो कखा गगा इसका पढ़ेंगे। अब इधर आते हैं, फोकस में पूरा क्लियर हो गया आपको। बहुत सारी चीज़ें मैंने बकी और वो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि संविधान में ऐसे ही टिपिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आपसे प्रश्न बनेंगे। वो चाहे व्यापम पूछे चाहे पीएससी पूछे, और क्वेश्चन बड़े लेवल का पूछता है, किसी जीएस का लेवल का पूछे ना पूछे, इसका पूछता है। ठीक, आइए अब इन रिट के बारे में देखते हैं। आई अच्छा, अब अपन उसके अनुच्छेद के अंदर घुसेंगे ना। रेट के बारे में बता दूं क्या थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो, ये 5 रेट हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। अच्छा देखो ये षटकोण है। जहाँ षटकोण होना चाहिए वहाँ शलगम है, और जहाँ शलगम होना चाहिए वहाँ षटकोण हो जाता है। वो कर देती है ऐसा। चलो छोड़ो उसको। हाँ, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। अब देखो ये रेट कब जारी होता है, मतलब किसी को यदि बंदी बना लिया जाए, है ना, किसी को बंदी बना लिया जाए, किसी को बंदी बना लिया जाए और वो विधि के तहत ना हो। ठीक, जैसे पुलिस थाने ने बिना किसी अपराध के आपको गलत तरीके से बंदी बना लिया, डिटेन कर लिया। ठीक, तो इनको क्या होता है कि वैसे मान लो आपको, जैसे आपको कोई गिरफ्तार करने आएगा तो आपको याद होगा अनुच्छेद 22 के तहत आपको मौलिक अधिकार है। क्या है कि आपको सबसे पहले आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, उनको बताना होगा। आप पूछ सकते हैं और उनको बताना होगा। दूसरा, जब आपकी गिरफ्तारी हो जाए तो जब आप बंदी डिटेन किए जाते हैं, जब आप बंदी बनाए जाते हैं तो 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ये भी आपका अधिकार है। ठीक, और तीसरा है आपको विधिक सलाह लेने का, मतलब अपने वकील से परामर्श करने का। ठीक, लेकिन पुलिस ने गलत तरीके से उसे गिरफ्तार किया, और गलत तरीके से गिरफ्तार किया तो जाहिर सी बात है कोर्ट में प्रस्तुत करेगी नहीं, है ना। कैसे करेगी? फिर तो कोर्ट में पुलिस वालों के ऊपर तलवार लटक जाएगी। तो ये गलत तरीके का है। और किसी को पता चलता है, जैसे समारू साहू के घर से, आज समारू साहू के घर से, मतलब ऐसा है कि उनकी एक प्रेमिका थी, है ना, रेचकी साहू। तो जैसा कि आपको पता है कि निजता का मौलिक अधिकार भी है आपको, तो ऐसा है कि समारू साहू और रेचकी जो है थे कहीं पर, और
पुलिस ने रेड मार दिया उसी समय किसी की शिकायत पर, और रेचकी है ना उल्टा हो गया। रेचकी जो है थोड़ी बोल्ड थी और समारू साहू थोड़े ढीले थे। तो पुलिस आई तो रेचकी ने तुरंत कुछ बोला होगा तो झापड़ मार दिया, तो उसको पकड़ के ले गए, समारू साहू छोड़ दिए, लेके गए और जो है गलत तरीके से डिटेन किया। क्यों? क्योंकि आपको निजता का अधिकार है, कोई आपकी प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसा हुआ और फिर गलत तरीके से गिरफ्तार किया तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले उसे प्रस्तुत भी नहीं करेंगे। तो देखो समारू साहू वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। कैसे? मेरी प्रेमिका को, मेरी सोना को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया और ये पाया कि गलत तरीके से रेचकी साहू का मौलिक बंदी बनाया गया, उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो तुरंत अब पुष्टि हो गई। अब सर्वोच्च न्यायालय अब इस मौलिक अधिकार के हनन में जो रिट जारी करेगा उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये एक आदेश होगा, ये एक आदेश होगा कि जिसे आपने डिटेन किया है, जिसे आपने बंदी बनाया है, सशरीर 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करो। शरीर और आत्मा जुदा जुदा नहीं होनी चाहिए, आत्मा सहित प्रस्तुत करो, क्योंकि शरीर से यदि आत्मा जुदा हो गई मतलब उसकी हत्या तुमने कर दी है, फिर मर्डर का केस चलेगा। ठीक, अब ऐसा होगा और इस प्रकार से रेचकी साहू का मौलिक अधिकार उसे न्यायालय प्रवर्तित करवाएगी और समारू साहू की प्रेमिका उसे वापस दिलवाएगी। समझ गए? यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत सी बारीकियां आएंगी आपकी, जैसे कि कौन ये फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। कोई भी है ना, तुम्हारी वाइफ हो सकती, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारी प्रेमिका हो सकती, तुम्हारी एक्स हो सकती है, वाइफ हो सकती, सब कोई भी जिसे पता लगे कि तुम्हें गलत तरीके से डिटेन किया गया है तो कोई भी केस फाइल कर सकता है इस मामले में। परमादेश प्रतिषेध बारीकियों के साथ चलूंगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वापस तो आना ही पड़ेगा है? है? इसको करा दो पहले 32 को डिटेल। सर रेट को केवल सिर्फ मौलिक अधिकार का हनन होने पे ही जारी करती है? नहीं, हाईकोर्ट आपका विधिक अधिकार के हनन पे भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के संबंध में रिट जारी कर सकता है ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जाएगा तो उसका मतलब बालिग होना चाहिए कि नाबालिग भी जाए? केस फाइल कोई भी कर सकता है, वो बच्चा होगा, 18 के अंदर आने वाले भी कर सकते। बच्चा भी, बच्चे की माँ और बाप को अगर किसी ने बंदी बना लिया है तो बच्चा, लेकिन बच्चा करेगा कैसे? किसी के सहयोग वकील के माध्यम से ही जाएगा, तो बच्चा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये कहाँ गए यार? अरे 40 पहले क्यों रेट चालू हुआ तो रेट को मैं डिटेल करा दूं, बाकी तो सब अपन करेंगे। ये आ गया, ये देखो। चलो, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, हैबियस कॉर्पस को प्रस्तुत किया जाए। एक आदेश का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग क्या होता है? को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है और उसे 24 घंटों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। एक और चीज, इसमें केवल ऐसा नहीं है, कोई निजी व्यक्ति भी, कोई निजी संगठन भी अगर किसी को बंदी बना दे तो उसके खिलाफ भी जारी हो सकता है। ठीक है? या रिट सार्वजनिक, लोक नहीं है, ये क्या है? ये लोक अधिकारी प्राधिकरण या निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकते भी। खासियत बात है, मतलब जैसे सार्वजनिक अगर संगठन बनो तो पुलिस थाना, और जैसे मैं बताया था आपको समारू मरकाम को उसकी बाई ने बंदी बना लिया था क्योंकि दारू पी के रोज पीटता था, तो एक दिन उसको धो के खटिया में बांध दी, बताया था। तो इस तरह से उनकी बाई भी उनको बंदी बना के रखी थी, तो उसके विरुद्ध भी जारी हो सकता है। किसी को बंदी बना के रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा यदि करेंगे तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा।
तो ये बात याद रखिएगा कि यह रिट किसके किसके विरुद्ध जारी हो सकता है। एक तो सार्वजनिक या लोक अधिकारी, समझ गए ना, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, है ना, जैसे कोई सरकारी अधिकारी है तो उसे सार्वजनिक अधिकारी बोलेंगे, पब्लिक ऑफिशियल बोलेंगे, या फिर सार्वजनिक संस्था जैसे पुलिस थाना, या फिर निजी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, है ना, ये इनके विरुद्ध जारी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति या रिट न्यायालय में फाइल कर सकता है। खासियत कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए कौन केस फाइल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। ठीक, तुम्हें पता लग जाए, तुम जा रहे हो रोड से और किसी को कोई बंदी बना के ले गया, है ना, तुम जानते हो उसको, उसका नाम जानते हो, तो तुम कोर्ट चले जाओ कि भैया इस गलत तरीके से इसको बंदी बनाया गया। परमादेश, अब यहां देखिए, हम आदेश देते हैं, इसका लिटरल मीनिंग क्या है परमादेश का, हम आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक नियंत्रण आदेश है जिसे लोक अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारी, अब देखो यहां पर कीवर्ड क्या है, ये किसके किसके विरुद्ध जारी हो सकता है, लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिशियल और न्यायिक अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। देखो यहीं से प्रश्न बनेगा कि परमादेश यानी कि मैंडमस किसके किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, विरुद्ध इशू हो सकता है, तो लोक अधिकारी भी हो गया, कलेक्टर, ये सब भी आ गए, मतलब सारे सरकारी अधिकारी और न्यायिक अधिकारी, न्यायालय में जो अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। पहला पॉइंट, ठीक, जिसके द्वारा उन्हें अपने कार्य या कर्तव्य को पूरा करने हेतु कहा जाता है, जिसे करने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब दूसरी विषय वस्तु देखो, कब जारी हो सकती है ये वाली रिट, परमादेश, यदि कोई लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिशियल या जुडिशियल ऑफिशियल उसके जो कर्तव्य हैं, उसकी जो ड्यूटी है, उसको करने से मना कर दे, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाइए कि ये महोदय, ये व्यक्ति जो है इसका ये कर्तव्य है और ये कर्तव्य नहीं निभा रहा है, तो तुरंत जांच होगी, पुष्टि होगी, तो न्यायालय आदेश जारी करेगा, परमादेश, हम आदेश देते हैं तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो। जैसे तुम्हारे लिए एग्जाम्पल बताता हूँ, कितने लोग गाँव से हो? हाँ, तुम्हारे यहाँ पटवारी जरूर देखे होगे, सबसे खाऊ निचले लेवल का राजस्व अधिकारी ना, बिना पैसा लिए साला ना गो तो निकल वहाँ से चेक अपो नहीं करता, जैसे समझ जाओ कलेक्टर है वो गांव का, है ना, चाहे ऋण पुस्तिका बनानी हो, चाहे जमीन नपाई का मामला, हिलेगा नहीं साला जब तक वजन नहीं रखोगे। नहीं, तुम घूस देते हो, इसलिए उन लोगों की आदत खराब है, ना दो, नहीं होगा। ये क्या है 32 क्या पढ़ा रहा हूँ? जाओ सालों गांव में सबको जागरूक करो, अनुच्छेद 32 बताओ, परमादेश बताओ। है अरे नोनी, न्याय तो मिलेगा, फिर वो पटवारी तेरे से नजर नहीं मिला पाएगा कभी, और पूरे गांव में फेमस हो जाएगी, आसपास के 10 गांव में फेमस हो जाएगी। हाँ, वो सब करने की जरूरत ही नहीं, उसको थोड़ा डराना पड़ता है, परमादेश सुना है कि नहीं सुना है। हाँ, ऐसा करो, फिर भी अगर कार्य ना करे पहुंच जाओ, 2 सालों को एक एग्जाम्पल सेट करो, देखो एक पटवारी के खिलाफ कोई ऐसा कर दिया ना, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के पटवारी सख्ते मांगेंगे, ले भाई, है ना। मेरे से नोनी न पुलिस थाना न कोई कार्यालय 1 रुपए का घूस ले नहीं सकता, मैं वहीं ऐसी की तैसी करके उनको पूरा उधेड़ देता हूं। तो ऐसा होना चाहिए, जनता भ्रष्ट है इसलिए ये लोग भ्रष्टाचार आसानी से करते हैं। आप लोग गलत कार्य कराने के लिए, शॉर्टकट में काम कराने के लिए घूस देते हो, तो उनको पता है कि भैया घूस इसको काम कराना है, घूस देगा ही साला, थोड़ा लटका झटका करेंगे, सीधे हम नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे, घुमाएंगे, और तुमको आइडिया हो जाता है कि साला जब तक पैसा देंगे नहीं करेगा नहीं। ऐसा नहीं है, थोड़ा लड़ो, थोड़ा अपने अधिकारों को जानो। इसीलिए मैंने कहा संविधान बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि ये आपको ना मैच्योर भी करता है, स्मार्ट भी बनाता है, आपके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है। आप अपने अधिकार केवल इसको संविधान में किताब की तरह पढ़ लो और उसको फेंक दो कि इस्तेमाल ही ना करो,
तो ये तो अच्छे नागरिक की निशानी नहीं है। यदि आपको जानकारी अपने अधिकारों की, तो समय आने पर इसका इस्तेमाल करो। ये नहीं कि वही आम जनता की तरह जो है जाके 100 रुपया 200 रुपया या 1000 रुपया घूस दे रहे हो और तुम्हारे काम हो रहे हैं। मैं तो ऐसा पगला आदमी हूँ कि पुलिस वाला बोला 200 रुपये दे, मेरा गाड़ी का नंबर गलत था, वो बोला 200 रुपये दे, मैं बोला नहीं दूंगा। क्यों दूंगा बे, तेरे को 200 रुपया, फाइन तो 1000 है। भाई वो अपराध है, जो गाड़ी का नंबर है उसका एक फॉर्मेट है, तो मुझे नहीं जानकारी थी, इतनी तकनीकी जानकारी नहीं थी, तो वो नंबर गलत निकला, गलत तरीके से, तो बोल रहा है 200 दो। तो क्यों 200 दूँ, यहाँ लिखा है साले 1000 रुपये फाइन है। नहीं, पगला लग रहा हूँ मैं। नहीं दिया उसके हाथ में, कोर्ट का चालान काट, कोर्ट में पटाऊंगा, और कोर्ट में जाके और चूतिया बन गया मैं। हमारे देश के इन राजनीतिज्ञों ने ऐसा कानून बनाया कि पुलिस भ्रष्टाचार करे। कोर्ट में गया तो पता चला कि कोर्ट में आप फाइन पटाओगे तो 2000 है। मेरा दिमाग गर्म हो गया एकदम, साला ये खुलेआम जो है चूतिया बनाने की राजनीति सरकार और ये अधिकारी मिलकर कर रहे हैं कि मैं पुलिस घूस के रूप में खा न ले मेरा पैसा, तो मैं कोर्ट में आया हूं और 200 रुपये उसको घूस ना देने की बजाय मैं कायदे से सरकारी खजाने में जमा करने आया हूं। 200 के बजाय 1000 जमा करने आया हूं, वहां जाकर पता चलता है कोर्ट में पटाओगे 2000। फिर बुदबुदाया, फिर वहां भी चुप नहीं रहता मैं, वहां भी जज को बोला वाह क्या सिस्टम बना के रखा है, मिल बांट के बनाओ जनता को मूर्ख। खैर आ गया हूं तो लो 2000 निचोड़ लो। तो वो बोलता है भाई साहब आप मुझे वो भाई साहब ने बोला, पहले तो मुझे डांटा, मैं बोला देखिए ये कौन सा सिस्टम है, मैं मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि पुलिस वालों को वहाँ मैं अगर वहाँ पेनल्टी पटा के आता था 1000 रुपये, मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले घूस ना ले सके, भ्रष्टाचार ना कर सके, तो मैंने कोर्ट का चालान कटवाया और कोर्ट में आया हूँ तो 2000 फाइन बता रहे हो। दिखाया उसने मुझे कॉपी में, तो बाद में समझ गया मेरी भावनाओं को। बोला फिर अंग्रेजी वो भी बोला, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग बट वी हैव टू अबाइड बाय द लॉ। ये देखिए दिखा दिया किताब खोल के, वो रूल बुक लॉ बुक निकाल के दिखा दिया, एक्ट दिखा दिया। तो मैं बोला आपको नहीं बोल रहा हूँ, फिर सरकार खुलेआम जो है लोगों को मूर्ख बना रही है। चलो छोड़ो उसको, इधर आओ। अरे पगली, तब तो अंदर कर देता हूँ मेरे को। नहीं देता तो नहीं घूस ठीक नहीं था, वो 200 रुपया घूस के रूप में जाता। अरे पगली तेरे को नहीं मालूम, वो 2000 भी उस समय जुगाड़ करके गया था मैं। हाँ चलो इधर आओ, यहाँ पे देखो आपको प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, कहाँ ध्यान देना है। इससे पहले वाला आपने क्या देखा, किसके किसके विरुद्ध जारी हो सकता है? लोक अधिकारी मतलब सार्वजनिक अधिकारी, पब्लिक ऑफिशियल, और व्यक्ति निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। प्रश्न ऐसे ही बनेगा। जबकि मैंडमस किसके किसके विरुद्ध जारी हो सकता है? लोक अधिकारी व न्यायिक अधिकारी। अब क्यों जारी हो सकता है? यदि इन लोगों ने अपने कर्तव्य को पालन करने से इनकार किया हो या कर्तव्य पालन ना किया हो, तो कोर्ट ये आदेश जारी करेगा और आदेश में क्या होगा, इन लोगों को अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। पटवारी फिर भागे भागे आएगा, हाथ पांव तुम्हारा धो के जमीन नपाई ऋण पुस्तिका बना जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो दूसरा कहां से बना सकता है पॉइंट। यह जारी नहीं किया जा सकता, किसके किसको जारी नहीं किया जा सकता? देखो राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति है क्या यहाँ? नहीं है। निजी व्यक्ति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब समझो इसको कैसे कैसे। हाँ नहीं वो लोक अधिकारी को, हाँ व्यक्तिगत रूप से। निजी व्यक्ति का नहीं, निजी व्यक्ति का मतलब ये है कि वो शासकीय अधिकारी नहीं है, प्राइवेट संस्था है। और प्राइवेट संस्था का कौन सा कर्तव्य, जैसे ये है अभी अधिकारी नहीं है, तो ये निजी व्यक्ति हुई।
है ना। अब इसका कौन सा कर्तव्य जिसका इसने पालन नहीं किया है कि मैंने मिठाई खिलाने बोला नहीं खिलाया, है ना, तो वो नहीं है ठीक। क्योंकि जब कोई शासकीय कर्मचारी हो जाता है तो उसके कर्तव्य निर्धारित हो जाते हैं, उसको उसे करना होगा लोगों के लिए। विभाग ना उस भाई उस पूरे विभाग की गलती कहाँ है भाई। एक पूरे राजस्व विभाग में वहाँ कलेक्टर से लेकर नीचे पटवारी तक जाएगा, अमीन तक जाएगा, वहाँ गलती उनकी नहीं है, वो तो उस अधिकारी ने किया ना, तो उसको जारी होगा। हाँ इधर आइए, ये ध्यान रखिएगा किसके किसके विरुद्ध। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं कर सकता। ये 4 पॉइंट याद रखना। यहां से भी बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि मैंडेमस किसके। अच्छा, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध क्यों नहीं जारी किया जा सकता, कोई दिमाग लगा सकते हो? हाँ तो बता ना। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च पद में आसीन है और उसके खिलाफ उसकी जो छोटी संस्थाएं हैं ये सब जो, तो वो क्या है, अगर उसके अधीन करता है तो उसका अपमान होगा, ऐसे पद का अपमान होगा। हाँ एक कारण हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, सबसे बड़ा पद है, और सबसे बड़े पद को जो है अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आदेश देगा, तो ये उचित नहीं लगता। राज्यपाल एक राज्य का सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है, तो आदेश देगा, ये उचित नहीं लगता। लेकिन एक और अप टू द पॉइंट आंसर ये नहीं है, अप टू द पॉइंट। अगले लोग, तुम लोग पढ़े हो, ये अपने आधिकारिक कार्यों के लिए न्यायालय में जवाब दे नहीं है, कोई इनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। जो इनके कर्तव्य हैं, जो इनके ऑफिशियल वर्क हैं, संविधान ने इन्हें उन्मुक्ति प्रदान की है कि न्यायालय में जवाब दे नहीं होंगे। कोई इनसे सवाल जवाब नहीं पूछ सकता कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों किया। समझ गए? इसीलिए इन दोनों के विरुद्ध ये परमादेश जारी नहीं हो सकता। केवल पीड़ित व्यक्ति यह न्यायालय में फाइल कर सकता है। देखो खास बात, इससे पहले वाला जो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़े, कोई भी दायर कर सकता है, लेकिन परमादेश केवल पीड़ित व्यक्ति, जैसे तुम गए अपना जमीन का नपवाने के लिए, पटवारी मना कर दिया ना, तो जो पीड़ित व्यक्ति है केवल वही केस फाइल कर सकता है, उसकी एक्स फाइल नहीं कर सकती, है ना। हाँ जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक नियंत्रण आदेश है जिसे लोक अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। हाँ वो जारी तो इन्हीं को तो जारी किया जाएगा पगली। अगर ये लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो इन्हीं के विरुद्ध तो जारी होगा ये। वो जारी किया जाता है, समझ नहीं आता। अरे तो उन्हीं को जारी, रिट कब जारी होगा पहले मेरे को बताओ, रिट कब जारी होगा? जब मौलिक अधिकार का हनन होगा। तुम गए अपना काम करवाने, उनका कर्तव्य है, उन्होंने पालन नहीं किया, तो न्यायालय पुष्टि करेगा तो इनको जारी करेगा ना, हाँ भाई आदेश का पालन करो, का अपने कर्तव्य का पालन करो, ऐसा है। क्लियर है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। आज क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? 8 बजे हो गया था ना। बारिश होता है तो देखो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। कौन? ना, जब बारिश नहीं होगी तो नहीं घुसने देगा। नहीं, भिलाई में हो रहा था रे उधर, तो मैं तो लिखा था ना। ये साला तो तुम हाँ तो मैं तो लिखा था ना, बारिश है तो कोई बात नहीं, क्लास होगी, भले 8 बजे होगी लेकिन होगी, मैं लिखा था। मतलब आप मैंने डाल दिया था 8 बजे तक तुम लोग आते तो हाँ ये देखो, ये डिसिप्लिन में लाने के लिए तुम लोगों को। अरे पगली, वो अगर पानी ना गिरे ना उसके, वो तो रेनकोट नहीं था। अब देखो आज वो रेनकोट खरीदेगा, अब अगले बार देख लो, अगर बारिश भी होगा समय पे होगा वो।
नहीं हो रहा तब सबसे पहले टाइम से आ सर वैसे भी अरे बता रहा हूँ ये, अरे वो उसका कार्य सही है तुमको डिसिप्लिन में रखने के लिए। नहीं 7:30 बजे क्लास होता है, 8:15 बजे तक आते हो। पढ़ाई रहूंगा सर ये, हाँ मतलब बात ये नहीं है आपका सवाल जवाब। देखो सोचो सुनो, शिक्षक को उन्मुक्ति प्राप्त है ना, है 5 मिनट दे देना चाहिए। रास्ते में कभी लेट हो जाता है। मेरा बस कहाँ से लेकर आपकी बात से हम रास्ते में बस मिल जाए तो 5-10 मिनट ऐसे लेट हो जाता है। स्कूल बस ज़्यादातर मिलता है सुबह टाइम। हाँ। अरे नोनी, तो जो तुम लोगों को लाइफ डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करे वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब बोलेंगे सबके पास कुछ ना कुछ हो गया है, भले आज लेट हुए हों, घर से निकले हों। सर हाँ परवरिश जारी कर दो। हाँ, इधर आओ। प्रतिषेध, इधर देखो, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना, है ना। अब देखो ये कौन जारी करता है, किसके विरुद्ध जारी करता है? वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। ये वाला रिट जो है ये वरिष्ठ न्यायालय जारी करेगा अपने अधीनस्थ न्यायालय को। जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है। हाई कोर्ट के नीचे जिला स्तर पर न्यायालय होते हैं, तो हाई कोर्ट अगर रिट जारी करेगा तो अपने से नीचे वाले न्यायालय को जारी करेगा। तो वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को, मतलब जो हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को इशू करेगी। क्लियर है? पहली बात, मेन पॉइंट यहीं से प्रश्न बनेगा कि ये जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, ये कौन जारी करेगा? वरिष्ठ न्यायालय। और किसको जारी करेगा? अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट, है ना। अच्छा, अब कब जारी करेगा? कि अगर मान लो कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, ये जो जिला स्तर पर न्यायालय है, ऐसा है कि अगर मान लो पुष्टि हो जाए ना, तो ये किसी को फांसी की सज़ा भी सुना सकते हैं, इनको भी अधिकार है। जिला स्तर पे जो न्यायालय है ना, सत्र न्यायालय, ये भी फांसी की सज़ा सुना सकता है। लेकिन ये फांसी की सज़ा तभी सुना सकता है जब हाई कोर्ट, उस राज्य का हाई कोर्ट कंफर्म करे और सुना दो, तभी सुना सकता है, अपनी मर्जी से नहीं सुना सकता। तो अधिकार क्षेत्र में उसको उतना ही है कि आप फांसी की सज़ा सुना तो सकते हो, लेकिन आपको हाई कोर्ट से कंफर्म करना होगा कि आप जो सज़ा सुनाने वाले हो वो उचित है या नहीं है। ठीक है? अब पता चला कि ये जो जिला न्यायालय है वो फांसी की सज़ा बिना हाई कोर्ट के कंफर्म किए सुनाने वाला है। ठीक, अब वो व्यक्ति क्या किया? पहुंच गया हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट पहुंच गया कि भैया ये अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाने वाले हैं। तो फिर क्या क्या हाई कोर्ट जांच करेगा और बोलेगा कि हाँ वो अपने अधिकार क्षेत्र, तो क्या करेगा? ये वाला रिट इशू करेगा, प्रोहिबिशन, रोको, तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो। तो वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करते हैं उन्हें अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। क्लियर है? ठीक। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। देखो और एक और भाई, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी कर मतलब न्यायिक तो है ना, लेकिन ये अर्ध न्यायिक क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था, इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज, क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक, अर्ध नारीश्वर, लेकिन वो नहीं है, ये अर्ध न्यायिक है। ये देखो ऐसा क्यों लग रहा है, बताया हूँ है? अच्छा, तुम्हारा ये कलेक्टर, जिला का कलेक्टर ना, देखो न्याय करने का काम न्यायाधीश का है, जो न्यायालय में होता है ना, उनका काम है न्याय करने का। और कलेक्टर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी है, उसका काम है जिले का प्रशासन संभालना, है ना। लेकिन जो हम कलेक्टर होता है जिले का, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो राजस्व, रेवेन्यू के मामले में एज अ मजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट में बैठता है। डीएम का भी कोर्ट होता है,
है ना, लेकिन वो अलग कोर्ट है। वो ये जिला न्यायालय, वो सत्र न्यायालय नहीं है, वो अलग कोर्ट है। वो राजस्व के मामले में डीएम जो कलेक्टर होता है एज अ डीएम अपनी कोर्ट में बैठता है, मतलब उसको भी रेवेन्यू मैटर्स में, राजस्व मामले में एक जज की तरह वो निर्णय दे सकता है, सजा सुना सकता है। समझ गए आप? लेकिन मूलतः कलेक्टर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, प्रशासनिक सेवा में है, प्रशासन उसका काम है, न्यायाधीश तो नहीं है वो। जज है क्या? जज नहीं है वो। लेकिन कुछ मामलों में, राजस्व के मामले में वो सजा सुना रहा है, राजस्व के मामले में पेनल्टी लगा रहा है। एक तो न्यायाधीश की तरह काम कर रहा है, न्यायाधीश नहीं है लेकिन न्यायाधीश की तरह काम कर रहा है। तो इस समय हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर को किस प्रकार की शक्ति का मजा ले रहे हैं? अर्धन्यायिक। मतलब न्यायाधीश ना होते हुए भी वो एक न्यायाधीश की तरह कुछ मामले में निर्णय दे रहे हैं, इसलिए कलेक्टर को हम क्या बोलेंगे, उसे अर्धन्यायिक शक्ति है। समझे? क्वासी जुडिशियल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखो, ये समझ गए, केवल पीड़ित व्यक्ति फाइल कर सकता है। यहां भी कोई भी फाइल नहीं कर सकता, केवल पीड़ित व्यक्ति, है ना। अच्छा, विधायिक का कार्यपालिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। खास बात कि ये वाला जो प्रोहिबिशन है, ये विधायिका और कार्यपालिका, मतलब संसद या राज्य विधानमंडल या फिर केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। दिमाग लगाओ, क्यों? दिमाग लगाओ। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर तो सीधा सीधा लिखा है, वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करेगा। और दूसरी बार एक और है ना, हाँ वही बात है। नहीं, इसका मेन यहीं पे देख लो ना, ये भाई वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी कर सकता है, तो ये सब तो बाहर की बात हो गई। ना तो इसको जारी हो सकता है, ना तो राष्ट्रपति को जारी, किसी को जारी नहीं हो सकता, केवल कोर्ट को जारी हो सकता है। बाकी कल